हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इजी सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन में भी करेंगे कि कैसे हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है और साथ में बॉश प्रोसेस के साथ भी। सबसे पहले हम क्या क्या रिएक्टेंट्स लेते हैं हम वो बोल देते हैं। एक तो है ग्रैनुलेटेड जिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं HCl के अलावा। तो यहाँ पर ये है इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन हाइड्रोजन का। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये है पूरा अरेंजमेंट और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे प्रोसीड्यूर। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो फ्लैट डिस्क है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ठीक है, उसमें एक एयर टाइट कॉर्क लगा दिया गया है जिसमें 2 होल्स होते हैं। तो एक होल में है थिसल फनल और दूसरे में हमारी ये पाइप जा रही है। तो थिसल फनल के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है थिसल फनल के थ्रू। तो अब यहाँ पर बहुत सारे आपको ये, जैसे कि ये पिंक बॉक्स है कि यहाँ पे दे रखा है कि जिंक ग्रैनुअल्स क्यों लिया गया है, ग्रैनुलेटेड जिंक क्यों लिया गया, हम प्योर जिंक भी ले सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में आता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जिंक ग्रैनुअल्स जो हैं वो प्रेफर किया गया है इस रिएक्शन में ओवर प्योर जिंक, क्योंकि ग्रैनुलेटेड जिंक में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉपर। और वो जो कॉपर है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम ग्रैनुलेटेड जिंक लेते हैं। तो अब ये जब हुआ रिएक्शन तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्रेजुअली एफरवेसेंस और इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है। जब पूरा एपरेटस में से सारा एयर निकल जाता है तब जाके हम हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन और वाटर पूरा दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पर पूरा लैबोरेटरी प्रिपरेशन हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया गया है। तो फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एक कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कलेक्ट कैसे किया जाता है? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये है इंपॉर्टेंट। तो ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन जितना भी है ये बहुत ही आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है और साथ में इसमें से कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इसीलिए ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है ये पार्ट। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ही क्यों कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ रीजन है, ये रीजनिंग क्वेश्चंस में आ सकता है कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, और दूसरा है ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर प्रोड्यूस कर सकता है जब ये एयर के साथ कंबाइन हो। तो इसीलिए ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लाइटर भी है उससे। फिर उसके बाद है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है उसके साथ, जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम फॉल स्मेल भी बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फाइन, अर्साइन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये सारी जितनी भी हैं ये इम्प्योरिटीज हैं जो कि हाइड्रोजन में प्रेजेंट होती है। अब हमें हाइड्रोजन चाहिए तो इम्प्योरिटीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? पहला है हमारा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, दूसरा है हमारा लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, तीसरा है कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से हम अर्साइन और फॉस्फाइन को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हाउ इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो फिर आप ये कोई भी तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, उसके साथ आपको रिएक्शन लिखना जरूरी ही है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो पहला है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जिससे हम लोग अर्साइन एंड फॉस्फाइन रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव कर सकते हैं। और तीसरा है कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन जिसके थ्रू हम सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो सकती है हाइड्रोजन से। कैसे? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन पास करके, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन पास करके और कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन पास करके। अब हर लैब प्रिपरेशन के बाद उसके प्रिकॉशंस भी होते हैं जो कि हमें माइंड में रखने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जनरली इसके क्वेश्चंस एक प्रिकॉशन तो पूछता है एग्जाम में। तो पहला है द एपरेटस शुड बी एयर टाइट एंड देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ गैस। तो एपरेटस जो होना चाहिए वो पूरा एयर टाइट होना चाहिए ताकि कोई गैस का लीकेज ना हो। एपरेटस के आसपास कोई भी फ्लेम नहीं जलनी होनी चाहिए, मतलब कि कहीं आग उग जलनी नहीं चाहिए। और गैस जब
पूरी तरह कलेक्ट होने के टाइम में पूरा जो एपरेटस में जितना भी हवा हो वो पूरा सबसे पहले एक्सकेप हो जाना चाहिए, तभी जाके हम हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा कि थिसल फनल जो है वो पूरा एसिड के अंदर डिप होना चाहिए टू प्रिवेंट द गैस फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम थिसल फनल। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये जो थिसल फनल है वो पूरी अच्छी तरह से डिप है, तो इसलिए ये थिसल फनल जो है ये डिप होनी चाहिए ताकि कोई गैस बाहर लीकेज ना हो जाए एपरेटस से। अब जैसे कि हमने देखा कि हमने ग्रैन्युलेटेड जिंक क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि होती है कॉपर, जिसकी वजह से वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब कुछ ऐसे एसिड्स हैं जैसे कि हमने वहाँ पर HCl लिया है, तो हम नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स के लिए यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन वो हमें दे रहा है वाटर, तो इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। अब सेकंड पॉइंट हमारा कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द ओनली मेटल्स दैट रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट ऑक्सीजन। द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द एसिड इज मच रिड्यूस टू इट्स ओवर डाइल्यूशन। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं वो सिर्फ मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इसका रिएक्शन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा इसका रिएक्शन। फिर उसके बाद अब थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये पता चल रहा होगा इसका रिएक्शन को देखने से ही कि सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि वो हमें वाटर देता है, लेकिन हमें चाहिए हाइड्रोजन। अब आती है ये इंपॉर्टेंट बात कि केमिकल टेस्ट क्या है हाइड्रोजन का, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस ही है, ठीक है। वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, टेस्टलेस गैस होती है, इसलिए हमें पता कब चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। तो फिर ये बात हमें याद करनी है कि हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इट बर्न्स स्लाइटली इन एयर और ऑक्सीजन विद द पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग वाटर। व्हेन इट इज प्री मिक्सड विद एयर और ऑक्सीजन इट एक्सप्लोड्स विद अ पॉप साउंड। तो फिर ये तीन जो है ये इसके केमिकल टेस्ट है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर मार्क्स को देखकर आपको ये लिखना पड़ेगा। अब आया बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लैब में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन को, अब हम देखेंगे कि हम वैसे मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जनरली इसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट है वाटर गैस। सबसे पहले हम वाटर गैस बनाएंगे, जिसके लिए हम लेते हैं हॉट कोक और स्टीम। हॉट कोक और स्टीम को हम 1000 डिग्री सेल्सियस में जब हम कंबाइन करते हैं कन्वर्टर्स में, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक अंडर 1000 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेसेस ऑफ ए स्पेशल डिजाइन कॉल्ड कन्वर्टर्स गिविंग वाटर गैस। तो ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है और ये इस रिएक्शन में टेम्परेचर यूज़ किया गया है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो वाटर गैस हमारा बना है उसको अगर हम एक्सेस स्टीम के साथ और उसके साथ ओवर हीटेड फेरिक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, या फिर क्रोमिक ऑक्साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा होगा प्रमोटर, तो अभी हम मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड को हमें सेपरेट भी करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, द अबव मिक्सचर दैट इज CO2 plus H2 is forced through cold water under pressure 30 atm which dissolves more soluble carbon dioxide leaving behind hydrogen। तो इस मिक्सचर को अगर हम कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन में से डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन को छोड़ देगा, सेपरेट हो जाएगा, जैसे कि आपको ये रिएक्शन में दिख रहा है। ये सारा जितना भी बॉश प्रोसेस है इसको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और उसके साथ आपको रिएक्शन भी ये लिखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब उसके बाद आया कि सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे सेपरेट करना है, अमोनियकल कुपरस क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, ठीक है। इस सोल्यूशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है रिएक्शन में, ठीक है। सो इसके वजह से हमको हमारा हाइड्रोजन गैस मिल गया। अब आया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादातर बॉश प्रोसेस और लैब प्रिपरेशन के आते हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ये कमर्शियली हाइड्रोजन को बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है,
तो इसीलिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लेस वोलाटाइल एसिड, जो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ले रहे हैं, उसके थ्रू हम ये प्रोसेस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया जाता है वाटर से, तो फिर वो हमें हाइड्रोजन दे देता है और OH दे देता है, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें हम कैथोड और एनोड दोनों को ऐसे साइड बाय साइड करके हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो कैथोड में हमारा हाइड्रोजन गैस आता है और एनोड में हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है, और ये रहा इसका रिएक्शन कि इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर के थ्रू पास करता है तो हमें हाइड्रोजन कैथोड में मिलता है और ऑक्सीजन एनोड में मिलता है। बस आपको इतना ही जानना है। और मेन एडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का कि ऑक्सीजन जो है वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है एनोड में, तो इसलिए दोनों गैसेस जो होते हैं वो प्योर होते हैं। हमें इसमें सिर्फ हाइड्रोजन नहीं मिलता है, हमें प्योर ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये और एक बात प्रूव होती है कि वाटर इज अ कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड गैस। तो यहीं पर ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन खत्म होता है। हमने यहाँ पे 3 प्रिपरेशन पढ़े हैं इसके। पहला था लैब प्रिपरेशन, दूसरा था बॉश प्रोसेस के साथ, और तीसरा था इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके आगे मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बहुत कुछ है हाइड्रोजन के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हाइड्रोजन चैप्टर में। तो अगर आपको वो सब भी जानना है, अगर उसमें कुछ डाउट्स वगैरह हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली एग्जाम में आते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।